वेलकम टू द फार्मूलेटर ऑनलाइन प्लस। फार्मूलेटर ऑनलाइन प्लस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है जियोटेक इंजीनियरिंग 1। ये आपके 5th सेमेस्टर के सिलेबस का हिस्सा है जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट के बेसिस पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। तो बेसिकली आपका जो सिलेबस है, पहला मॉड्यूल है आपका इंट्रोडक्शन। फर्स्ट मॉड्यूल इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। फर्स्ट मॉड्यूल इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग को यही जानना है कि सॉइल क्या होता है। जब हम सॉइल बोलते हैं सॉइल मैकेनिक्स में, सॉइल इंजीनियरिंग में, जियोटेक इंजीनियरिंग में, तो उस सॉइल से मेरा मुराद क्या होता है, उस सॉइल से मेरा मतलब क्या होता है। दूसरा बात कि सॉइल का फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे सॉइल बनता है। बहुत सारे डेफिनेशंस हैं जियोटेक इंजीनियरिंग क्या होता है, बहुत सारे बेसिक पैरामीटर्स हैं जैसे वॉइड रेशियो क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, यूनिट वेट क्या होता है। ऐसी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। बेसिक लैब एक्सपेरिमेंट हैं, वो सारे इस यूनिट में कवर करना है। अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा यूनिट है आपका और इसमें टाइम लगेगा और ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप बात करें क्वेश्चन का तो मेरे ख्याल से आपको 2 क्वेश्चंस इस यूनिट से जरूर दिख जाएंगे। बेसिक डेफिनेशन से छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं, लैब एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। बेसिकली अगर कुल मिला के कहा जाए तो आपको इस यूनिट को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ताकि आप आगे आने वाली चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो टाइम कंज्यूमिंग भी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं और सारी चीज़ों को याद रखना है, समझना है और समझ के चलना है। ठीक है, एक एक करके देखेंगे क्या क्या है पढ़ना है, क्या क्या है, कैसे है, क्या पढ़ना है। ठीक है, दूसरा यूनिट है आपका प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा यूनिट है आपका प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें आपको बहुत सारे इंडाइसेस हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, कंसिस्टेंसी इंडाइसेस कौन कौन से होते हैं, ये सब आपको पढ़ने हैं, वेरियस इंडाइसेस। और इसी में है आपका इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, आईएस सॉइल क्लासिफिकेशन, इसी यूनिट में पढ़ना है। बेसिकली अगर कहा जाए तो ये 2 यूनिट है, इसी में मर्ज कर दिया है। जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है आईएस सॉइल क्लासिफिकेशन को भी इसी में डाल दिया है। वैसे ही अलग एक यूनिट है, ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा यूनिट आपको जो पढ़ना है वो है सीपेज, ऐसे बोलिए, कैपिलरिटी, परमियाबिलिटी एंड सीपेज। ये आपका तीसरा यूनिट है। चौथा यूनिट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। पांचवा यूनिट है आपका कंपैक्शन ऑफ सॉइल। कंपैक्शन ऑफ सॉइल। इसमें वही ऑप्टिमम ड्राई डेंसिटी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, यही सब निकालेंगे। कंपैक्शन क्या होता है, कंपैक्शन क्यों करते हैं, ठीक है ना, यही सब। ये मोस्टली थ्योरेटिकल यूनिट है, आसान सा यूनिट है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। ये सारे यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर जो लिखे हुए हैं, टाइम टेकिंग भी है। ये तो आसान सा यूनिट है, थ्योरेटिकल यूनिट है। और ये लास्ट वाला यूनिट भी थोड़ा सा बढ़िया यूनिट है, वर्टिकल स्ट्रेसेस। वर्टिकल स्ट्रेसेस, इसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल स्ट्रेसेस ड्यू टू पॉइंट स्ट्रिप लोड, लोड ड्यू टू सर्कुलर एरिया, लोड ड्यू टू रेक्टेंगुलर एरिया, बॉस्निक इक्वेशंस, न्यूमार्क्स इक्वेशंस, ये सब इसके अंदर पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा मुश्किल तो नहीं कहेंगे लेकिन अच्छा यूनिट है, थोड़ा सा ध्यान देने वाला यूनिट है। तो कुल मिला के ये 6 यूनिट है जो आपको पढ़ना है। आगे बात कर लेते हैं रेफरेंस बुक्स की। कौन से बुक को हम लोग फॉलो करेंगे। देखिए बहुत सारी सॉइल मैकेनिक्स के बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं।
और बहुत सारी बहुत कॉमन भी हैं, जैसे बीसी पुनामिया का आपने नाम सुन रखा होगा, केआर अरोड़ा है, वीएनएस मूर्ति है, गोपाल रंजनन राव है, और भी बहुत सारी तरह की किताबें मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन हम लोग किसको फॉलो करेंगे? वैसे आपकी मर्जी, आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, सब किताब बढ़िया होता है, कोई किताब खराब नहीं होता है, कोई किताब अच्छा नहीं होता है, कोई किताब बुरा नहीं होता है। डिपेंड करता है कि आपका पढ़ने का तरीका क्या है, आप कैसे पढ़ते हैं, उस बेसिस पर डिपेंड करता है। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप गोपाल रंजनन राव पढ़िए। गोपाल रंजन एंड राव, ये किताब हम आपको सजेस्ट करते हैं और इसी किताब को फॉलो करते हैं। वैसे इसमें थोड़े न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको कम मिलेंगे, तो आपको अगर और प्रॉब्लम्स करने हैं, ज्यादा प्रॉब्लम्स करने हैं, तो आप बीसी पुनामिया के क्वेश्चंस को फॉलो कर सकते हैं, क्वेश्चंस ऑफ बीसी पुनामिया। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट के लिए पढ़ना है तो फिर आप कंसेप्ट और थियरी के लिए गोपाल रंजन राव को पढ़िए। पुनामिया का बुक मत खरीदिए, ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाता है, उससे काम चला लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ही करना है। लेकिन इसका हार्ड कॉपी रखना जरूरी है। जिस किताब को आप फॉलो कर रहे हैं उसके पीडीएफ के पीछे मत भागिए, उसका हार्ड कॉपी रखिए। किताब होना जरूरी है फिजिकल फॉर्म में, तो ये आप रखिए, क्वेश्चंस के यहाँ से कर सकते हैं। एक चीज थोड़ा इसमें, इस किताब का अगर कुछ मेरिट है तो कुछ डिमेरिट भी है। जैसे आप लोग एनसीईआरटी के बारे में कॉमन होंगे, एनसीईआरटी सब लोग कहता है कि बहुत बढ़िया किताब होता है, वाकई बढ़िया किताब होता है। लेकिन एनसीईआरटी का एक खूबी ये है कि वो बहुत कंपैक्टेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन वहां होता है। आप एक लाइन को पढ़िए और एक लाइन को डिकोड कीजिए तो आप बहुत सारा मीनिंग निकाल सकते हैं। जितना बार आप एनसीईआरटी को पढ़िए आप नया चीज सीखते हैं। सेम बात यहाँ पे है गोपाल रंजन राव के साथ। और थोड़ा लैंग्वेज भी इसका, अगर केआर अरोड़ा से कंपेयर करें या बीसी पुनामिया से कंपेयर करें तो थोड़ा लैंग्वेज टफ है। तो जिनका इंग्लिश बहुत खराब है तो उनको दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर थोड़ा भी आपका इंग्लिश बढ़िया है, चीजों को समझ लेते हैं, तो यहाँ कोई खास आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर फिर भी आपको बहुत दिक्कत होता है तो आप बेसिक से फॉलो कीजिए, एकदम बहुत सिंपल साधारण लैंग्वेज में लिखा हुआ किताब है केआर अरोड़ा, फॉलो कर सकते हैं उसको, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये किताब जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज भी रिकमेंड करती है इसको, जहां भी जाइएगा आप यही किताब रिकमेंड किया जाता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज के बहुत सारे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी इस किताब से आ जाते हैं और ये किताब कंसेप्ट के लिए बहुत बढ़िया किताब है। नाम है बेसिक एंड अप्लाइड सॉइल मैकेनिक्स बाय गोपाल रंजनन राव। तो ठीक है, इसको हम लोग फॉलो करेंगे, ये सिलेबस है, हम लोग पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। सॉइल मैकेनिक्स, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, दो वर्ड लिखा हुआ है बोर्ड पे, एक पहला है सॉइल, दूसरा है मैकेनिक्स। तो आज तक आप लोग ना ही सॉइल से परिचित होंगे ना ही मैकेनिक्स से। 11th 12th में तो पूरा मैकेनिक्स पढ़ के आए बेसिकली 11th में, और सॉइल तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन क्या सॉइल मैकेनिक्स का यहाँ वही मतलब है जो आप लोग समझ रहे हैं, या जो लिखे हुए शब्दों के अनुसार जो आप लिटरल मीनिंग निकाल रहे हैं, क्या यहाँ वही मतलब है? तो आइए देखते हैं क्या मतलब है, नहीं है, क्या हो सकता है। देखिए, पहले सॉइल के साथ हम शुरू करते हैं। सॉइल को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? सॉइल को हम बहुत सारे तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका तो मेरा यही हो सकता है, soil, it is the upper layer of earth which can be easily dug or plowed। मतलब क्या? जमीन का वो ऊपरी सतह जिसको हम आसानी से खोद सके, जोत सके। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो लूज सरफेस, अगर स्पेसिफिकली कहें हम, स्पेसिफिकली लूज सरफेस है ना। हम लोग तो यही सॉइल समझते आ रहे हैं आज तक। सॉइल मेरे लिए वो है मिट्टी जिसपे हम खेती करते हैं, पेड़ उगाते हैं, पौधे उगाते हैं, धान गेहूं, वही मेरे लिए सॉइल है। लेकिन क्या इंजीनियरिंग में हम लोग वही सॉइल का मतलब निकालेंगे जो वहां हम लोग समझते आए हैं? तो शायद नहीं, क्योंकि हम लोग खेती बाड़ी तो कर नहीं रहे हैं सर, हम लोग पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग में सॉइल से मेरा क्या मुराद है, क्या मतलब है, इसको जानना हमारे लिए बहुत
जरूरी है। तो इस डेफिनेशन को हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, क्योंकि इस डेफिनेशन को हम यूज नहीं कर सकते। हाँ, ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है और इस डेफिनेशन को हम लोग यूज करते हैं, लेकिन कहां यूज करते हैं, इन द फील्ड ऑफ एग्रोनॉमी, इन द फील्ड ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी मतलब रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, खेती बाड़ी से रिलेटेड जहां भी चीजें बात होगी वहां मेरे लिए सॉइल का मतलब यही होगा। लेकिन हमारे इंजीनियरिंग में जो हमको यहां पढ़ना है, सॉइल का मतलब ये कतई नहीं होगा। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को तो आप कर दिए डिस्कार्ड। दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है, दूसरा हम डिफाइन कर सकते हैं, सॉइल इज द इंटरफेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर। ये भी कहीं देखिएगा, मतलब एटमॉस्फेयर जो है हम जिसमें हैं, और जमीन के नीचे का जो बहुत नीचे का सतह क्या है, लिथोस्फीयर, और उसके बीच का इंटरफेस मतलब ये मेरा एटमॉस्फेयर, ये आपका आसमान, और इस आसमान के नीचे आप यहां खड़े हैं, ठीक है, और इसके थोड़ा नीचे जाइए आप, ये लिथोस्फीयर मान लीजिए आप, ठीक, और ये बीच का जो इंटरफेस है यही आपका क्या है, सॉइल है। ये डेफिनेशन भी नहीं जमा, आप जूलॉजी में यूज कर सकते हैं, खैर जूलॉजी में भी इसको यूज नहीं करते हैं। ये डेफिनेशन से भी मेरा पर्पस यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो ये डेफिनेशन भी हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। अगला देखते हैं, तीसरा क्या हो सकता है, तीसरे तरह से डिफाइन करते हैं, सॉइल इज द unconsolidated material composed of disintegrated finer particles of rock which may contain wide and white। अगर अभी रहने देते हैं फिलहाल के लिए इतना ही। तो क्या लिखे, सॉइल इज द अनकंसोलिडेटेड मटेरियल कंपोज्ड ऑफ डिसइंटीग्रेटेड फाइनर पार्टिकल्स ऑफ रॉक विच मे कंटेन वाइड। तो इस डेफिनेशन को हम कंसीडर करें या नहीं करें, मेरे सामने यही सवाल है। तो देखिए, इस डेफिनेशन का एक अच्छा बात यह है कि इस डेफिनेशन में हम उस मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, कैसा है, अनकंसोलिडेटेड है। अनकंसोलिडेटेड है, कैसे हैं पार्टिकल्स, फाइनर पार्टिकल्स हैं, कहां से आए हैं, डिसइंटीग्रेट होके आए हैं, और कहां से डिसइंटीग्रेट हुए हैं, रॉक से डिसइंटीग्रेट हुए हैं। तो मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि अनकंसोलिडेटेड है, फाइनर है, ओरिजिन क्या है। अगर इन सारी चीजों का मालूमात अगर हमारे पास है तो हम उसके बारे में एक प्रॉपर आइडिया डेवलप कर सकते हैं, एक प्रॉपर इंजीनियरिंग कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग उसको आगे डील कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं उसमें मैकेनिक्स का, जो भी हाइड्रोलिक्स का लॉ हमारे पास अवेलेबल है, और हम लोग उसका स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, है या ना, उसका बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत चीज कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा डेफिनेशन है। बेसिकली ये डेफिनेशन हमको एक आइडिया देता है कि आखिर मेरा जो सॉइल होगा कैसे होगा। तो बोलता है कि सॉइल इज अ अनकंसोलिडेटेड मटेरियल कंपोज ऑफ डिसइंटीग्रेटेड फाइनर पार्टिकल्स ऑफ रॉक विच में कंटेन वाइड। मतलब रॉक के कुछ फाइनर पार्टिकल्स होंगे, क्या होंगे, रॉक के कुछ फाइनर पार्टिकल्स होंगे, जो फाइन क्यों हुए हैं भाई, डिसइंटीग्रेट होने के कारण।
इरोजन हुआ है, इनका विदरिंग हुआ है ओवर द टाइम। तो ये क्या है, फाइनर पार्टिकल्स हैं, और ये पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस है। क्या है, स्पेस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइड। पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है उन्हें क्या बोलते हैं हम, वाइड। तो कुछ कुल मिला के मेरे पास सॉइल ऐसा निकल के आया। तो अब आइडिया लग गया कि सॉइल कैसा है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, बीच में वाइड है, अब इसके ऊपर लोड लगाना है, तो किस तरह से ये जब लोड लगाएंगे तो किस तरह से ये पार्टिकल क्लोज आएंगे, इनके बिहेवियर में किस तरह से चेंजेज आएगा, किस तरह से डिफॉर्मेशन आएगा, इसका आइडिया हम निकाल सकते हैं। क्योंकि पता है कि सॉइल क्या है, रॉक का सॉलिड पार्टिकल है जिसके बीच में वाइड है। तो बहुत सारा आइडिया हमको दे दिया कि जब लोड लगाएंगे तो ये कैसे बिहेव करेगा। और यही तो ये मेरा सॉइल इंजीनियरिंग है कि जब हम किसी भी स्ट्रक्चर को खड़ा करें सॉइल के ऊपर तो इस लोड के कॉरेस्पॉन्डिंग किस तरह से बिहेव करेगा, यही तो हम लोग जानना चाहते हैं, है या ना। तो ये कुल मिला के बहुत बढ़िया डेफिनेशन निकल के आया है, और इसी डेफिनेशन को हम लोग आगे लेके चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स शब्द से हम लोग अनजान नहीं हैं। हम लोग 10th पास करने के बाद जब 11th में गए होंगे आप लोग, या हम भी जब गए थे, तो सबसे पहले डेफिनेशन बताया गया था मैकेनिक्स का क्या होता है, आप लोगों को भी याद होगा। मैकेनिक्स तो पढ़ाया गया था कि मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द application of forces and its consequences which may be motion or deformation। मतलब मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स फिजिक्स का या साइंस का वो ब्रांच है जो डील करता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम कोई फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी का बिहेवियर कैसा होगा। कैसा हो सकता है, इस बॉडी में मोशन आ जाए, आया ना, मूव करने लगे। दूसरा क्या हो सकता है, इसके अंदर डिफॉर्मेशन आ जाए, ये क्या हो जाए, ऐसा हो जाए कुछ। यही है मैकेनिक्स, ऐसा ही डिफाइन करते हैं ना मैकेनिक्स को। एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस एंड इट्स कंसीक्वेंसेस। कंसीक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, मोशन और डिफॉर्मेशन। बेसिकली यहां भी वही मतलब है, लेकिन थोड़ा ब्रॉडर सेंस में। यहां जो सॉइल के साथ मैकेनिक्स जुड़ा हुआ है, इस शब्द को पहले क्वाइन किया था, सॉइल और मैकेनिक्स को एक साथ मिलाया था डॉक्टर कार्ल तिरजागी ने। इनको हम फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। क्योंकि पहले बार ये जो टर्म लोगों के सामने आया सॉइल मैकेनिक्स, इन्हीं ने बोला। और जब टर्म आप कोई क्वाइन करते हैं तो उस टर्म से क्या मतलब होता है आपको डिफाइन भी करना पड़ता है। तो इन्होंने डिफाइन कैसे किया सॉइल मैकेनिक्स को, इन्होंने डिफाइन किया कि एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस on soil, application of forces on soil and its behavior, application of forces on soil and its behavior under the applied or force and computed using the law of mechanics and hydraulics। कैसे डिफाइन किया, द टर्म सॉइल मैकेनिक्स किसके द्वारा क्वाइन किया गया था, कार्ल तिरजागी के द्वारा। द टर्म सॉइल मैकेनिक्स वाज क्वाइंड बाय कार्ल तिरजागी। और कार्ल तिरजागी की एक बुक आई थी 1925 में। ये पहली बार टर्म कहाँ है, 1925 में डॉक्टर कार्ल तिरजागी की बुक आई थी जिसका नाम था अर्बो मैकेनिक। इसी किताब में पहली बार ये टर्म आया था सॉइल मैकेनिक्स। 1925 में उनकी किताब आई अर्बो मैकेनिक, जिस किताब में पहली बार ये टर्म यूज किया गया सॉइल मैकेनिक्स। और उनका सॉइल मैकेनिक्स का कहने का मतलब क्या था कि सॉइल मैकेनिक्स डील्स विद द एक्शन ऑफ फोर्सेस एंड देयर इवैल्यूएशन यूजिंग द लॉज ऑफ मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। एक्शन ऑफ फोर्सेस एंड बिहेवियर ऑफ सॉइल या कंसिक्वेंसेस ऑफ फोर्सेस ऑन द सॉइल क्या हो सकते हैं, इसको हमको कैलकुलेट करना है। किसके लॉज को यूज करके, मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स के लॉज को यूज करके। तो अगर डेफिनेशन लिखे तो कैसे लिखे, द टर्म सॉइल मैकेनिक्स वाज क्वाइंड बाय डॉक्टर कार्ल तिरजागी इन 1925। बेसिकली एक जर्मन लैंग्वेज में छपी हुई किताब थी
कार्ल तेरजागी जर्मन थे। तो ये जर्मन लैंग्वेज में किताब छपी हुई थी। जर्मन में अरबों का मैकेनिक, अरबों का मतलब होता है अर्थवर्क, अरबों का मतलब होता है अर्थ वर्क, ग्राउंड वर्क, बेसिकली वही जिसको आप सॉइल बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस काम करते हैं, हम प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन लिख देते हैं बोर्ड पे सॉइल मैकेनिक्स का क्या मतलब है। ये हो गया। soil mechanics. The term soil mechanics was coined by Dr. Carl Terzaghi in 1925, according to which it deals with the application of फोर्सेस। फोर्सेस कहने का मतलब है लोड, कोई भी लोड अप्लाई कर रहे हैं, लोड भी क्या है, फोर्स ही है ना। एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस and application of forces on soil and its evaluation of its consequences, using the laws of mechanics and hydraulics। तो ये डेफिनेशन था सॉइल मैकेनिक्स का जो उन्होंने दिया था। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ बोर्ड के ऊपर तो लिखे हैं आप जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और अभी आप हम लोग को पढ़ा रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। देखिए, सॉइल मैकेनिक्स और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग दो चीजें नहीं है, ठीक है ना, एक ही चीज है, या सॉइल इंजीनियरिंग कहिए। चलिए इसको समझ ही लेते हैं। मैंने लिखा है सॉइल मैकेनिक्स, जिसको बताया, बोर्ड के ऊपर लिख रखा है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, और एक और टर्म आएगा आपके सामने सॉइल इंजीनियरिंग। क्या है ये तीनों टर्म सेम है, डिफरेंट है, क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। इसके लिए हम लोग एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल देखते हैं। आप हर जगह लिखा हुआ देखते होंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हम आपसे यही सवाल पूछना चाहते हैं, क्या साइंस और टेक्नोलॉजी का मतलब सेम है या डिफरेंट है? तो आप कहेंगे नहीं सर, अगर सेम होता तो फिर टेक्नोलॉजी शब्द आता ही क्यों, है या ना। सेम नहीं है तभी तो एक दूसरा शब्द आया है टेक्नोलॉजी, कुछ मतलब हाँ, लेकिन साइंस से रिलेटेड है टेक्नोलॉजी। बहुत बढ़िया, साइंस से रिलेटेड है टेक्नोलॉजी, लेकिन डिफरेंट है। तो डिफरेंट कैसे है? साइंस में क्या करते हैं कि बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे लॉज हम लोग पढ़ते हैं, और उन्हीं लॉज का जब हम प्रैक्टिकल फॉर्म में एप्लीकेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले, हमने न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत कॉमन चीजें हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 8वां 9वां से, लेकिन इसी छोटे से लॉ को हमने प्रैक्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया और इसको रॉकेट में यूज किया। और रॉकेट में हमने क्या बना डाला, लॉन्चर बना डाला। वहां क्या होता है कि बहुत सारे फ्यूल को हम लोग क्या करते हैं, रॉकेट के अंदर इंजेक्ट कर दिए। अब ये क्या किया, ग्राउंड के ऊपर एक थ्रस्ट मारा, और ये ग्राउंड इसको एक थ्रस्ट दिया, जिससे ये क्या हुआ, चला गया, स्पेस में जाकर स्थापित हो गया। तो बेसिकली इस थर्ड लॉ का ही तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था कि जितना ये फोर्स ग्राउंड पे एग्जर्ट करेगा, ग्राउंड ही सेम अमाउंट का फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट करेगा, और उतना फोर्स लगा और ये ऊपर चला गया। तो ये तो जो पढ़े हमने थर्ड लॉ, वो क्या था, मेरा साइंस, और इसको हम कन्वर्ट कर दिए रॉकेट में, तो ये क्या हो गया, टेक्नोलॉजी।
मतलब अप्लाइड फॉर्म ऑफ साइंस इज टेक्नोलॉजी। बेसिकली क्या है, अप्लाइड फॉर्म ऑफ साइंस इज टेक्नोलॉजी। तो सेम चीज यहां है सॉइल मैकेनिक्स के साथ, या फिर और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और सॉइल इंजीनियरिंग में। तो सॉइल मैकेनिक्स मेरा क्या है, साइंस, जिसमें हम कंसेप्ट और लॉज पढ़ते हैं, और इसी कंसेप्ट और लॉज को हम प्रैक्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये मेरा है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, या फिर इसी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को सॉइल इंजीनियरिंग कह लीजिए। हाँ या ना, समझे? सॉइल मैकेनिक्स में हम लोग लॉज, वेरियस लॉज एंड कंसेप्ट पढ़ते हैं, और उसी लॉज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मेरा क्या है, सॉइल इंजीनियरिंग या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हमको डिफाइन करना हो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को, तो कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को? जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? हम लोग डिफाइन करते हैं कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ अर्थ मटेरियल। Geotechnical engineering is the branch of engineering which deals with the behavior of earth material, also includes subsurface investigation, and risk assessment of the structure. Subsurface investigation and risk management of risk assessment, basically risk management नहीं, risk assessment of the structure define करते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या मतलब है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इट इज द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इट इज द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग which deals with the subsurface investigation risk assessment of the structure and which deals with the subsurface investigation, risk assessment of the structure and design of the structure. दो तीन चीजें हैं सामने, सबसरफेस इन्वेस्टिगेशन, रिस्क असेसमेंट एंड तीसरा है डिजाइन ऑफ द स्ट्रक्चर। जब हम सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन इससे मेरा क्या मतलब है? सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? जैसे आप देखिए मेरे पास क्या है, ये समझिए मेरे पास ये मेरा ग्राउंड है। ये सिंबल जो यूज करते हैं हम लोग ग्राउंड लेवल को दिखाने के लिए यूज करते हैं। ये लाइन खींच दिए, अगर ये सिंबल दे दिए, इसका मतलब होता है ग्राउंड लेवल, GL, ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, आगे से हम लोग ऐसा यूज करेंगे सिंबल। ठीक, ये सॉइल है। सॉइल क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स है, बीच में वॉइड है, इसके ऊपर क्या कीजिए आप, लोड लगाइए। ठीक है, तो ये कैसा बिहेव करेगा यही पता करना है। तो ये पता करने के लिए हमको पता करना पड़ेगा कि जो नीचे का सॉइल है उसका प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी क्या है मतलब, अगर सॉइल है ये, इसमें बीच में वॉइड्स हैं, इस वॉइड्स में पानी कितना है, पानी है या नहीं है, अगर पानी है तो कितने % वॉइड में पानी भरा हुआ है। अगर मान लीजिए ज़्यादा पानी है तो ये लोड लगाएंगे तो किस तरह से बिहेव करेगा, पानी नहीं है तो किस तरह से बिहेव करेगा। अगर मान लीजिए ये जो वॉइड्स है
इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स दूर दूर है, तब ये कैसे बिहेव करेगा। मान लीजिए सॉइल पार्टिकल्स बहुत नज़दीक नज़दीक है, कंपैक्टेड फॉर्म में है, तब लोड लगाएंगे तो कैसे बिहेव करेगा। ये सब जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक सैंपल लेते हैं मिट्टी का, क्या करते हैं हम लोग, मिट्टी काट के निकाल लेते हैं और लैब में हम लाके उसका टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग अभी पढ़ेंगे, अच्छा टेस्ट होता है, कौन कौन सा पैरामीटर अभी पढ़ेंगे, वेरियस पैरामीटर्स ऑफ सॉइल, उसमें उससे अगर उसको पढ़ लेंगे तो और सब बातें क्लियर आपको हो जाएंगी कि क्या क्या कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत सारे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हैं जिसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और उस बेसिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से आइडिया लगाते हैं कि ये सॉइल कैसे बिहेव करेगा। तो जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। तो सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या हुआ कि एक सर्टेन डेप्थ से सॉइल का सैंपल निकाले, उसको लैब में लाके वेरियस पैरामीटर्स को हम लोग कैलकुलेट किए और उस वेरियस पैरामीटर्स के बेसिस पे हम लोग ये अंदाजा लगाएं कि ये सॉइल इस लोड के करस्पॉन्डिंग किस तरह से बिहेव करेगा। अब तो पता चल गया कैसे बिहेव करेगा, मतलब लोड लगा देंगे तो कितना सेटल करेगा। ऐसा ना हो कि इसका लोड बियर करने का कैपेसिटी कम है, लोड बहुत ज्यादा लगा दे, बिल्डिंग के मेरा क्या कर जाए, सेटल कर जाए, और सेटल करके क्या हो जाए, कोलैप्स कर जाए, है या ना। दूसरा हो सकता है कि मान लीजिए इसका बियरिंग कैपेसिटी, मतलब लोड बियर करने की जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोड लगा दे, लोड ज्यादा लगा दे तो भी क्या हो जाए, स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाए। तो ये भी निकालना है। तो ये सब पता कैसे चलेगा, जब हम सर्व सरफेस इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लैब में लाके सैंपल्स का टेस्टिंग करेंगे। रिस्क असेसमेंट लिखे हैं, वही रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या है कि जब हम कोई स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं तो हमको मालूम है कि ये स्ट्रक्चर कितना अमाउंट ऑफ लोड अर्थ के ऊपर एग्जर्ट करने वाला है, सॉइल के ऊपर एग्जर्ट करने वाला है। अब हम ये पता करते हैं क्या मेरा जो सॉइल है दैट पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ लोड के लिए सुटेबल है, क्या दैट पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ लोड को बियर कर सकता है। बियर कर सकता है तो बहुत बढ़िया बनाएंगे। हाँ, अगर बियर कर सकता है तो जब लोड अप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ तो सेटल करेगा। अगर सेटल करेगा तो कितना सेटल करेगा, एक हद से ज्यादा सेटलमेंट भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा सेटलमेंट भी बियर कर लिया लोड को, अगर बहुत ज्यादा सेटलमेंट भी हो गया तब भी मेरा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए यह भी जानना जरूरी है कि इस पार्टिकुलर लोड के कॉरेस्पॉन्डिंग सेटलमेंट कितना आ रहा है। अगर ठीक है एक डेफिनिट रेंज में है, एक अलाउड रेंज में है कि चलो 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का सेटलमेंट से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इतना हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो ठीक है बना देंगे स्ट्रक्चर, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से हम रिस्क असेसमेंट किया ना कि अच्छा ठीक है सेटलमेंट भी नहीं होगा ज्यादा, हाँ बियरिंग कैपेसिटी ठीक है, लोड को बियर कर लेगा। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाने से पहले क्या रिस्क आने वाला है उसका कैलकुलेशन आप कर लिए। तीसरा, उस हिसाब से आप डिजाइन कीजिएगा, है या ना। अगर मान लीजिए सॉइल बहुत स्ट्रांग है, आपको लोड बियर कर रहा है, तो उस हिसाब से आप फाउंडेशन डिजाइन कीजिएगा, ठीक है, सॉइल सैलो फाउंडेशन डिजाइन कीजिएगा, है ना, बहुत अंदर जाने का जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए नहीं बियर कर रहा है तो और नीचे जाएंगे, डीप फाउंडेशन डिजाइन करेंगे, जहां तक हार्ड स्ट्राटा मिले वहां तक जाएंगे ताकि लोड को क्या कर सके, बियर कर सके। तो ये सॉइल का प्रॉपर्टी जानने के बाद ही हम डिजाइन कर पाएंगे कि सॉइलो फाउंडेशन डिजाइन करें, डीप फाउंडेशन डिजाइन करें, या जैसे हाईवे बना रहे हैं तो दैट पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ लोड बियर कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो ठीक है, जो हम लोग सब बेस या सब ग्रेड बनाते हैं वो सब ग्रेड पतला बनाएंगे, अगर नहीं है तो मोटा बनाएंगे, बाहर से स्ट्रॉन्ग मटेरियल लाएंगे, रॉक लाएंगे, वो लगाएंगे, है ना। अगर मान लीजिए सॉइल मजबूत है, ठीक है, तो पतला पतला सब बेस बना के निकल गए। नहीं तो मान लीजिए यहाँ का सॉइल बहुत कमजोर है, तो क्या करेंगे, कट करके इतना ऊपर का सॉइल निकालेंगे, इसको क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग मटेरियल से फिलिंग करेंगे, उसके ऊपर फिर हम अपना बेस सब बेस बना के फाइनल कोटिंग करके रोड बनाएंगे। तो ये सारा चीज डिपेंड करता है आप किस तरह से रोड का डिजाइन कर रहे हैं, हाईवे का डिजाइन कर रहे हैं, किसी बिल्डिंग का डिजाइन कर रहे हैं, किसी डैम कैनाल का डिजाइन कर रहे हैं। ये सब डिपेंड करता है कि उस सॉइल का प्रॉपर्टी कैसे है। अगर आप सॉइल की प्रॉपर्टीज को सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन करके जान गए कि किस तरीके का सॉइल है, तो आप रिस्क को भी एसेस कर सकते हैं। उस तरह का स्ट्रक्चर बनाइएगा ही नहीं जिससे खतरा हो, जो सेटल कर जाए, जो फेल कर जाए। या फिर उस तरह का आप इकोनॉमी पे भी ध्यान दे सकते हैं। अगर मान लीजिए सॉइल स्ट्रांग है तो क्यों हम डीप फाउंडेशन बनाने जाए, क्यों हम पैसा ज्यादा खर्च करें, सैलो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सॉइल मेरा स्ट्रांग है तो क्यों हम एक लेयर को कट करके हटा के स्ट्रांग रॉक का फिलिंग करें, उसी के ऊपर काम कर सकते हैं। तो आपको डिजाइन करने में भी हेल्प करेगा, स्ट्रक्चर के इकोनॉमी को भी ध्यान रखने में आपका मदद करेगा। तो इन सब चीजों के लिए जानना है। अगर और जहां पे ये सब चीज करते हैं जिस फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में, उसको बोलते हैं जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक डेफिनेशन आगे और बढ़ते चलेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मिटाया जाए, बहुत बढ़िया। चलिए आपका एक छोटा सा डाउट यहाँ क्लियर करते चले। जैसा कि आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में जियोलॉजी पढ़ा होगा, और जियोलॉजी जब पढ़ा होगा तो वहाँ जियोलॉजी में भी जो सॉइल का डेफिनेशन पढ़ा होगा वो यही पढ़ा होगा। सॉइल एक्चुअली सॉइल का डेफिनेशन नहीं, मतलब जो मैंने यहाँ सॉइल का डेफिनेशन लिखा है वो डेफिनेशन आप लोगों ने वहाँ पे भी पढ़ा होगा,
नहीं, अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल्स, द पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट composed of unconsolidated finer particles, the part of earth crust composed of unconsolidated finer particles is called as mantle और regolith। वहाँ mantle का जो डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, mantle या इसी का दूसरा नाम है regolith। सेम डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा जो मैंने आपका डेफिनेशन यहाँ पढ़ा है सॉइल का। द पार्ट ऑफ अर्थ crust composed of finer unconsolidated particles। तो ये जूलॉजी में पढ़ा क्या, इसको बोलते हैं मैंटल या रेगोलिथ। मैंने आपको यहाँ क्या बताया, इसको कहते हैं सॉइल। तो ये डाउट क्रिएट हो जाएगा आपके मन में, नेचुरल है कि सर आप ये बोल रहे हैं सॉइल इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं मैंटल या रेगोलिथ वहाँ पे, तो फिर ये क्या है। तो वहाँ पे मेरा कंसिडरेशन अलग था और यहाँ पे मेरा कंसिडरेशन अलग है। वहाँ पे सॉइल किसको बोलते थे, जैसे अगर थोड़ा सा आपको हम डायग्राम बना के दिखाएं तो ये है आपका और नीचे बहुत बड़े बड़े ये आपका है रॉक। रॉक के ऊपर रेस्ट कर रहा है फाइनर पार्टिकल से, ये फाइनर पार्टिकल्स, अनकंसोलिडेटेड फाइनर पार्टिकल्स, फाइनर पार्टिकल्स और यहाँ पे है सॉइल, और यहाँ से यहाँ तक जो है आपका इस है मेंटल या रेगोलिथ, और ये तो है रॉक जिसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, मैंने लिख चुका, ठीक है। और जूलॉजी में जो सॉइल बोलते थे हम, ये क्या है, ये बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर है। क्या है, ऑर्गेनिक मैटर। ये जो पार्ट है जिसको सॉइल मैकेनिक्स में सॉइल बोले हैं, यहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते हैं। क्यों खेती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खेती करने के लिए, पेड़ पौधा उगाने के लिए ऑर्गेनिक मैटर का होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर पे ही खेती हो सकता है, इस पे खेती नहीं हो सकता है। इसको दूसरे शब्दों में आपने सुना होगा ह्यूमस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमस। तो बेसिकली जो ह्यूमस है वही मेरा सॉइल है, किसमें, जियोलॉजी में। जियोलॉजी में ये एक छोटा जो स्ट्रिप है ह्यूमस का, ऑर्गेनिक मैटर का, जिसको जो सपोर्ट करता है प्लांट वेजिटेशन ग्रोथ को, उसको बोलते हैं हम लोग सॉइल जियोलॉजी में। और जो फाइनर अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल्स हैं उसको क्या बोलते हैं, मेंटल या रेगोलिथ। और ये रेगोलिथ या मेंटल किसके ऊपर रेस्ट करता है, रॉक के ऊपर। नीचे हार्ड स्ट्राटा है जिसको क्या बोलते हैं, रॉक। ये हार्ड स्ट्राटा है जिसको बोलते हैं हम रॉक। यहाँ पे खेती पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ वेजिटेटिव मैटर, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है जो प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर जियोलॉजी में अगर हम बात करें, जियोलॉजी से अलग बात करें, हम अगर सॉइल में बात करें तो ये थोड़ा अलग हो जाता है। ये मेरा ये हार्ड स्ट्राटा है मेरा। जिसे हम क्या बोलेंगे, ये रॉक है मेरा। और ये जो लेयर है
इसको हम बोलते हैं सॉइल। मतलब जो जियोलॉजी का मेंटल या रेगोलिथ है वही मेरा सॉइल मैकेनिक्स का क्या है, सॉइल है। क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक मैटर का लेयर है ये बहुत कमजोर होते हैं, इनका वॉइड रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, इसके ऊपर आप स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। स्ट्रक्चर बनाइएगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा सेटलमेंट हो जाएगा। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जब भी कोई घर या कोई बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अर्थ के अपर सरफेस को क्या करते हैं, डिग आउट कर देते हैं, काट के हटा देते हैं। जब तक हार्ड स्ट्राटा नहीं मिलता है तब तक हम फाउंडेशन को, फुटिंग को रेस्ट नहीं कराते हैं। रीजन यही है क्योंकि ये कमजोर लेयर है, इसका स्ट्रेंथ बहुत कम है, ऑर्गेनिक मैटर का लेयर है, इसलिए इस लेयर को कट करके हटा दिए। नीचे जो गए हार्ड स्ट्राटा मिला, जो बेसिकली क्या है मेरा जियोलॉजी का मेंटल या रेगोलिथ, यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर रेस्ट करेगा, सपोर्ट करेगा, क्योंकि इस लेयर के पास सफिशियंट स्ट्रेंथ है स्ट्रक्चर के लोड को बियर करने का। तो बेसिकली हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि जो जियोलॉजी का आपका मेंटल या रेगोलिथ है, सॉइल मैकेनिक्स का वो सॉइल है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, बढ़ा जाए आगे, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। अब थोड़ा सा बेसिक छोटा छोटा बात हम लोग कर लेते हैं, छोटा छोटा हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ये भी आप लोगों ने जियोलॉजी के अंदर पढ़ रखा होगा, सॉइल कैसे बनता है। तो सॉइल बनने के लिए, सॉइल बनने के क्रम में 4 स्टेप्स हमारे सामने आते हैं, 4 प्रोसेसेस सामने आते हैं। पहला प्रोसेस है वीदरिंग या फिर इरोजन, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन, और तीसरा है डिपोजिशन, और चौथा है अपहीवल। ये चारों साइकिल है, अपहीवल, ठीक है। एक छोटा सा नोट यहाँ पे करते चले आप लोग, ऑब्जेक्टिव में कहीं कहीं सवाल ये पूछ देते हैं, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड पैडोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड पैडोजेनेसिस, पैडोजेनेसिस, ठीक है, इसको याद रखिए। अब एक एक करके देखते हैं, विदरिंग क्या है, इरोजन क्या है। विदरिंग या इरोजन लिखे हैं, दोनों सेम चीजें हैं या डिफरेंट चीज है? सेंस तो सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर डिफरेंस नहीं होता तो फिर हम एक ही वर्ड यूज करते हैं। इरोजन क्यों आता, अगर विदरिंग से काम चल जाता तो फिर विदरिंग क्यों आता। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, पहले समझते हैं, विदरिंग या इरोजन। It is defined as breaking of big rock into smaller particles. Breaking of big rock into smaller particles. ये ब्रेकिंग के जगह पे हम लोग यूज करते हैं डिसइंटीग्रेशन शब्द भी आपको कहीं कहीं दिख जाएगा। डिसइंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े होंगे 11th-12th में। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे चीजों को मिला के बड़ा बनाना। टू कलेक्ट, टू कंबाइन मेनी स्मॉलर थिंग्स टू मेक अ बिग वन। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टू ब्रेक अ बिग वन इनटू फाइनर स्मॉलर थिंग्स। तो डिसइंटीग्रेशन भी यूज करते हैं सब। अब देखते हैं कि वेदरिंग और इरोजन क्या होता है। तो वेदरिंग आप लोगों ने क्लास नहीं, आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में जियोलॉजी में पढ़ा होगा वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग कैसे होता है। तो आपने पढ़ा कि वेदरिंग इज डिफाइंड एज ब्रेकिंग ऑफ और डिसइंटीग्रेशन ऑफ बिग रॉक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। अब ये ब्रेकिंग कैसे होता है, बिग रॉक अपने आप तो टूट नहीं जाएगा, कोई बहुत बड़ा रॉक है ये अपने आप तो टूट नहीं जाएगा, इसके तोड़ने के लिए, स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करने के लिए कोई फोर्स चाहिए। क्या चाहिए, कोई फोर्स चाहिए जो इसके स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में तोड़ सके। अब फोर्स क्या हो सकता है, दो तरीके के फोर्स हो सकते हैं। एक कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकता है, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकता है। हाँ, आप देखिए सर क्या फिजिक्स पढ़ाने लगे आप, हम लोग तो ये 9th में पढ़ के रखे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नहीं जी,
कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हाँ, कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स जिस फोर्स को अप्लाई करने के लिए फिजिकल टच नेसेसरी हो, कॉन्टैक्ट नेसेसरी हो, उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे पढ़ते थे नॉर्मल रिएक्शन, जैसे फ्रिक्शन फोर्स, बिना सरफेस के टच के फोर्स नहीं लगेगा फ्रिक्शन का, तो कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। किसी बॉडी को पुश करना है, पुल करना है, तो टच करना पड़ेगा, तो कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कैसा पढ़ते थे? ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स तो लग रहा है लेकिन कोई कॉन्टैक्ट में कुछ है नहीं, मैग्नेटिक फोर्स है ना, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता था। इसमें तो कोई इशू नहीं। अब यहाँ भी कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये कोई बिग रॉक है, इसके ऊपर से मान लीजिए कोई नदी बह रही है। क्या हो रहा है? कोई नदी बह रही है, कोई नदी बह रही है। जब नदी बह रही है तो नदी इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करते हुए आगे निकलेगी, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसके ऊपर एक कंटिन्यूअस फोर्स लग रहा है, कंटिन्यूअस फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। उस फोर्स के कारण क्या होगा? धीरे 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 ये टूटने लगेगा, टूट के फाइनर पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा। तो नदी इस रॉक के ऊपर फोर्स कैसा लगाई? कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि पानी इसके कॉन्टैक्ट में है। तो इसके कारण से जो डिसइंटीग्रेशन होगा उसको बेसिकली बोलेंगे इरोजन। व्हेनेवर देयर इज ए डिसइंटीग्रेशन ऑफ बिग रॉक ड्यू टू कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इट इज कॉल्ड एज इरोजन। उसी तरह से एयर के कांटेक्ट में हो सकता है, एयर विंड ब्लो कर रहा है और विंड क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली टच कर रहा है, साल 2 साल 500 साल 1000 साल में फोर्स लग रहे हैं, धीरे धीरे पार्टिकल टूटेगा, तो हो गया इरोजन। लेकिन जब नॉन कांटेक्ट फोर्स में हो, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या हो सकता है? जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई बिग रॉक है, डे टाइम में क्या हुआ? एक्सपोज टू सनलाइट है, डे लाइट में इसके ऊपर सनलाइट फॉल किया, और सनलाइट फॉल करने के कारण क्या हुआ? इसका टेम्परेचर बढ़ा, है या ना? टेम्परेचर बढ़ा, और जानते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक्सपेंशन होगा। धीरे से क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा, एक्सपैंड किया। नाइट टाइम में क्या हुआ? टेम्परेचर फॉल किया, फॉल करने के कारण क्या हुआ? कंट्रैक्शन हुआ। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चल रहा है, एक्सपेंशन कंट्रैक्शन, एक्सपेंशन कंट्रैक्शन, एक्सपेंशन कंट्रैक्शन। और इस एक्सपेंशन कंट्रैक्शन के कारण इसमें फटीग फोर्स जनरेट हो रहा है, जिसके कारण क्या हुआ? किसी भी चीज को अगर तोड़ना है तो हम क्या करते हैं? इसको तोड़ना है तो ऐसे ऐसे करते टूट जाता है ना। क्यों? क्योंकि एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर एक्सपैंड कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, ऐसे इस तरह से कोई भी चीजों को अगर बार बार आप कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कीजिए तो टूटने लगेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन के कारण फाइनर पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है। तो जब फाइनल पार्टिकल में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन के कारण ब्रेक हो जाए, कोई फोर्स लगाया, कोई फिजिकल फोर्स लगाया, कॉन्टैक्ट एक्सपेंड किया? नहीं, ये एटमॉस्फेयर में एक्सपोज है, सनलाइट आ रहा है, जिसके कारण अपने आप ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो रहा है। उसके कारण से जो इसमें फोर्स जनरेट हुआ, उसके कारण ये फाइनल पार्टिकल्स में टूट गया। तो इस तरह के केसेस में हम लोग जो टर्म यूज करते हैं, क्या करते हैं? वेदरिंग। ब्रॉडर सेंस में देखें तो वेदरिंग और इरोजन का मतलब एक ही है, ब्रेकिंग ऑफ बिग रॉक इनटू फाइनर पार्टिकल्स, डिसइंटीग्रेशन ऑफ बिग रॉक इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। लेकिन सेंस थोड़ा सा अलग अलग है। उतना अगर आप समझ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से इसमें कोई बड़ा चीज नहीं था जो आपको नहीं समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। तो वेदरिंग आप समझ गए। वेदरिंग या इरोजन क्या होता है, मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया है और बता भी दिया कि आप वेदरिंग और इरोजन में कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक है, एक होते हुए भी दोनों थोड़ा सा आपस में अलग भी है। आगे बढ़ते हैं। अब वेदरिंग कितने तरह का होता है? आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि वेदरिंग 3 तरह की होती है। वेदरिंग को कितने तरह की होती है? वेदरिंग 3 तरह की होती है। कौन सी वेदरिंग? फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। चलिए, फिजिकल वेदरिंग से मेरा क्या मतलब है? अगर वेदरिंग के लिए एक एजेंट चाहिए, हाँ या ना, एक एजेंट चाहिए जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करे। अगर मेरा वेदरिंग का जो एजेंट है वो फिजिकल फोर्सेस है, उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल वेदरिंग। जैसे वेदरिंग हो फ्लो ऑफ रिवर के कारण, अगर रॉक के ऊपर रिवर फ्लो कर रही है, वो सतत कंटिन्यूअस फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट कर रही है, उसके कारण से जो वेदरिंग हुआ फिजिकल वेदरिंग है। जैसे अभी सनलाइट वाला एग्जांपल दिया, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन वाला, वो किस तरह का एग्जांपल है? फिजिकल वेदरिंग का एग्जांपल है। आगे और आप विंड वाला एग्जांपल दिया, वो कैसा वेदरिंग का एग्जांपल है? फिजिकल वेदरिंग का एग्जांपल है। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग फिजिकल वेदरिंग के? इन दिस टाइप ऑफ वेदरिंग फिजिकल एंटिटी इज द रीजन फॉर द वेदरिंग, सच एज विंड, वाटर, टेम्परेचर, आइस एटसेट्रा। क्या लिख सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ वेदरिंग फिजिकल एंटिटी इज द रीजन ऑफ वेदरिंग। तो अगर डेफिनेशन अगर हम लिखने का कोशिश करें तो कैसे लिख सकते हैं कि
इन दिस टाइप ऑफ वेदरिंग, इन दिस, आ रहा है ना, इन दिस टाइप ऑफ weathering of physical entity is the reason of weathering, such as water, ice, temperature, etc. विंड भी लिख सकते हैं, विंड भी बोला था मैंने, विंड एटसेट्रा। कोई दिक्कत? दूसरा है केमिकल वेदरिंग। अगर वेदरिंग किसी केमिकल एजेंट के कारण हो, केमिकल फेनोमेना के कारण हो, उस तरह के वेदरिंग को क्या बोलेंगे हम लोग? केमिकल वेदरिंग। अब केमिकल फेनोमेना क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने हाइड्रेशन पढ़ा होगा, कार्बोनेशन पढ़ा होगा। ये सब कैसा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस है या ना? अब ये कंटिन्यूअसली कोई रॉक है, बिग रॉक एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है, एयर के कांटेक्ट में है, हो सकता है उसके अंदर कुछ नेचुरली ऐसा केमिकल हो जो ऑक्सीजन के प्रति क्या हो? सेंसिटिव हो। एटमॉस्फेयर में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है, उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसका ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन के कारण क्या हुआ? वो फाइनर पार्टिकल्स में ब्रेक कर गया। तो किस तरह का वेदरिंग है? केमिकल वेदरिंग है। हाइड्रेशन आप लोग जानते हैं, हाइड्रेशन क्या है? रिएक्शन विद द वाटर। अगर मान लीजिए कि वाटर फ्लो कर रहा है, उसके अंदर ये बिग रॉक है, कोई ये बिग रॉक है, इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल मौजूद है जो वाटर के प्रति सेंसिटिव है, वाटर एब्जॉर्ब किए, केमिकली रिएक्ट कर गए और रिएक्ट करके फाइनर पार्टिकल्स में ब्रेक कर गए, तो रीजन क्या होगा वेदरिंग का? केमिकल वेदरिंग होगा, है या ना? तो क्या लिख सकते हैं? केमिकल वेदरिंग इज द वेदरिंग ड्यू टू केमिकल प्रोसेसेस सच एज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन एटसेट्रा। कोई दिक्कत? लिखना पड़ेगा क्या? चलिए हम ऊपर लिख देते हैं, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, द वेदरिंग caused due to chemical phenomena is known as chemical weathering. Chemical phenomena such as hydration, oxidation, reduction, carbonation, etc. is known as chemical weathering. केमिकल वेदरिंग, ठीक है। चलिए एक पॉइंट और यहां पे क्लियर करते चलें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस आप पढ़े होंगे, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज आप पढ़े होंगे। केमिकल चेंज क्या होता है? वैसा चेंज जिसमें पहले और बाद वाले एंटिटी में कोई समानता ना हो। पहले जो चीज था केमिकली रिएक्ट करने के बाद कन्वर्ट हो जाए एक बिल्कुल ही नया चीज में, उस तरह के रिएक्शंस को क्या बोलते थे? उस तरह के चेंज को क्या बोलते थे? केमिकल चेंज। जैसे दूध से दही का बनना, दूध एक अलग एंटिटी है और दही एक अलग एंटिटी है, तो किस तरह का चेंज है? केमिकल चेंज। उसी तरह से पढ़ते थे आप वाटर का आइस में होना, अभी भी क्या है? सॉलिडिफाई हो गया है लेकिन है तो वाटर ही, तो उस तरह के चेंजेस को क्या बोलते थे? फिजिकल चेंज। मतलब केमिकल चेंज में क्या होता है ना कि एक डिफरेंट आइडेंटिटी होती है, बनने वाले चीजों की एक डिफरेंट आइडेंटिटी होती है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के कारण उसमें चेंज इनहेरिट कर लिया है, उसने क्या कर लिया है? चेंज इनहेरिट कर लिया है। तो फिजिकल चेंज में, फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है? जो भी फाइनर पार्टिकल्स होंगे, मान लीजिए ये बड़ा बिग रॉक था कोई, इसका वेदरिंग हुआ फिजिकल वेदरिंग, और इस वेदरिंग के कारण ये फाइनर पार्टिकल्स में टूट गए। तो जो प्रॉपर्टी इस पैरेंट रॉक का है वही प्रॉपर्टी इस डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल का भी होगा, क्योंकि कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है। तो फिजिकल वेदरिंग में एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ सॉइल मीन द सॉइल फॉर्म ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग हैज द सेम प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ पैरेंट रॉक। ये जो सॉइल बना है और ये जो पैरेंट रॉक है, इन दोनों का प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये बना है फिजिकल वेदरिंग से। कौन सा वेदरिंग होना चाहिए? फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल
वेदरिंग। अगर वही ये रॉक है मेरा और ये सॉइल बना, लेकिन वेदरिंग का प्रोसेस मेरा क्या है, केमिकल वेदरिंग, तो जो पेरेंट रॉक का प्रॉपर्टी होगा और विदर्ड सॉइल का प्रॉपर्टी होगा वो सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा, क्योंकि केमिकल चेंज आ गया है, सॉइल चेंज को इनहेरिट कर लिया है, तो ये अलग एंटिटी होगा और ये अलग एंटिटी होगा। तो यहां पे ये सेम होता है और यहां पे नहीं होता है, छोटा मोटा ये सेम नहीं होता है, सेम नहीं होता है। तो ये छोटा बात था जो आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मिटाया जाए, ठीक है। अगला है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग कुछ नहीं होता है, वही वेदरिंग को तो हम लोग एजेंट के बेसिस पे ही डिफाइन कर रहे हैं। अगर मेरा वेदरिंग का एजेंट कोई माइक्रोब्स है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर उनके कारण वेदरिंग हो रहा है, किसी बैक्टीरिया के कारण, किसी फंगी के कारण, तो उस तरह के वेदरिंग को क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल वेदरिंग। द वेदरिंग कॉज ड्यू टू बायोलॉजिकल एजेंट्स सच एज माइक्रोब्स, फंगाई और एनी अदर बैक्टीरिया इज नोन एज बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो इसमें कोई इशू नहीं होगा, आप लोगों ने लिख लिया होगा, मेरे ख्याल से लिखने का जरूरत नहीं है। द वेदरिंग कॉज ड्यू टू बायोलॉजिकल एजेंट्स सच एज माइक्रोब्स, फंगाई और एनी अदर बैक्टीरिया इज नोन एज बायोलॉजिकल वेदरिंग। आई थिंक इट्स ओके। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे, क्या था, ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा स्टेप क्या था, ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा स्टेप था ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है कि वेदरिंग कहीं और हुआ और सॉइल जाके डिपॉजिट कहीं और हुआ, है या ना। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जहां वेदरिंग हो वहीं पे सॉइल डिपॉजिट हो जाए। जैसे मान लीजिए ये रॉक था, किसी रिवर के बेड में पड़ा हुआ था और रिवर फ्लो कर रही थी, रिवर फ्लो कर रही थी। अब क्या किया, इस पे फोर्स कंटिन्यूअसली एग्जर्ट कर करके इसको फाइनर पार्टिकल में ब्रेक कर दी, और ब्रेक करके वाटर अपने साथ इसको ले ली और फ्लो करते करते कहीं आई और आके पटना के किनारे इसको डिपॉजिट कर दी और बन गया पटना का फर्टाइल गंगा बेसिन। तो डिपोजिशन तो कहीं और हुआ, ये रॉक कहीं और पड़ा हुआ था, हरिद्वार में कहीं पड़ा हुआ था, वहां पे इसको तोड़ी और अपने साथ बहा के लाई और बहा के कहां छोड़ दी, लाके पटना में, और बन गया पटना का फर्टाइल गंगा बेसिन। तो इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। सॉइल formed at any place may not be deposited at same place but may be carried by the agents and deposited to the other places. The process of movement is known as transportation, है ना। एक जगह से दूसरे जगह लाके कहीं डिपॉजिट कर देना, यही है ट्रांसपोर्टेशन। कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अब ट्रांसपोर्टेशन किन के कारण होगा, किसी ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के कारण होगा। यहाँ एजेंट क्या है, यहाँ पे मेरा एजेंट है वाटर। ये एजेंट क्या हो सकता है, ये एजेंट मेरा एयर भी हो सकता है। सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन आप लोगों ने सुना होगा। रेगिस्तान में, मरुस्थल में, डेजर्ट में क्या होता है कि जब जोर जोर से हवाएं चलती हैं तो एक जगह के सैंड पार्टिकल्स क्या करती है, अपने साथ बहा ले जाती है, और जहां हवा का दबाव कम होता है, हवा की रफ्तार कम होती है, छोड़ देते हैं और बालू के बहुत बड़े बड़े अंबार बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। तो सैंड ड्यून्स भी क्या है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल ही है ना, जिनको विंड ने अपने साथ बहा के लाया कहीं और से और कहीं लाके डिपॉजिट कर दिया। तो ये मेरा ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन भी आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तीसरा है डिपोजिशन। बहुत सिंपल सा चीज है, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। डिपोजिशन का मतलब वही क्या है कि कहीं वेदरिंग हुआ, इसको लाए बहा के और यहां पे डिपॉजिट कर दिए। तो डिपोजिशन मतलब वही ला के उसको ट्रांसपोर्टिंग एजेंट जहां छोड़ दे और जहां डिपॉजिट हो जाए। और चौथा है अपहीबल। अपहीबल का अगर आप अपहीबल का डिक्शनरी में मीनिंग सर्च कीजिएगा तो आपको मिलेगा उथल पुथल और अ बिग सडन चेंज। अगर मान लीजिए यहां पे एक फ्लैट लैंड है, अब कहीं से क्या करे, कोई नदी अपने साथ सिल्ट, सेडिमेंट, डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स को बहा के ला के अगर यहाँ जमा करना शुरू करे, धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे एक एलिवेटेड लैंड का फॉर्मेशन होने लगेगा कि नहीं। और यही फॉर्मेशन ऑफ एलिवेटेड लैंड
अ सडन बिग चेंज इज नोन एज अपहीबल। अब यहाँ अपहीबल हो गया, फिर यहाँ पे कोई वेदरिंग का एजेंट काम करेगा, इसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ब्रेक करके फिर कहीं और ले जाएगा, और फिर कहीं और ले जाकर डिपॉजिट करेगा, फिर कहीं और डिपॉजिट करेगा तो अपहीबल होगा। फिर ये प्रोसेस क्या है, साइक्लिक है, एक साइकिल में होते रहता है। जैसे साइकिल अगर हम बनाए तो साइकिल कैसे बनेगा, सबसे पहले होगा आपका, सबसे पहले आपका होगा वेदरिंग, क्या होगा, वेदरिंग, वेदरिंग होने के बाद अब इसका होगा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या होगा, कहीं डिपॉजिट होगा, डिपोजिशन। अब जब डिपॉजिट होगा तो क्या बनेगा, एक एलिवेटेड लैंड का फॉर्मेशन होगा, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अपहीबल। क्या बोलते हैं, अपहीबल, अपहीबल। अब फिर अपहीबल हो गया, फिर से यहां से क्या होगा, वेदरिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन। तो ये साइकिल कंटिन्यूअस चलते रहता है। तो इसको है आप ध्यान में रखिए कि वेदरिंग होगा, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपहीबल। आगे बढ़ते हैं। सॉइल को ब्रॉडली हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक है मेरा रेसिडुअल सॉइल, और दूसरा है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। रेसिडुअल सॉइल क्या है, जहां पे सॉइल का फॉर्मेशन हुआ अगर डिपोजिशन वहीं पे हो जाए, उस तरह के सॉइल को बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। जहां पे सॉइल का फॉर्मेशन हुआ वहीं पे सॉइल का डिपोजिशन हो जाए, मतलब पेरेंट रॉक के पास ही, उस तरह के सॉइल को क्या बोलते हैं, रेसिडुअल सॉइल। जैसे मान लो ये मेरा क्या है, पेरेंट रॉक है, इसका वेदरिंग हुआ और वेदरिंग होने के बाद ये फाइनल पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया, और ब्रेक होकर इसी रॉक के पास कहीं डिपोजिट हो गया। इस तरह के सॉइल को क्या बोलेंगे, रेसिडुअल सॉइल। क्या बोलेंगे, रेसिडुअल सॉइल। और ट्रांसपोर्टेड सॉइल का तो मतलब आप जान ही गए कि यहाँ पे कहीं रॉक है और किसी एजेंट के द्वारा वेदरिंग हुआ और किसी दूसरे एजेंट के द्वारा या सेम एजेंट के द्वारा इसका ट्रांसपोर्टेशन करके लाके कहीं और पे कहीं और डिपॉजिट कर दिया गया, कहीं और डिपॉजिट कर दिया गया। तो इस तरह के सॉइल को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अगर डेफिनेशन लिखने का कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं, इफ द सॉइल इज डिपॉजिटेड ओवर द पेरेंट रॉक और नियर बाय द पेरेंट रॉक, if the soil is deposited over the parent rock or near by the parent rock, then it is called as residual soil. एक बार फिर से बोल देते हैं, if the soil is deposited over the parent rock or near by the parent rock, then the soil is called residual soil. Transported soil में आप लिख सकते हैं, लिखिए, if the soil is deposited, if the soil is deposited far away from the point of origin or place of origin, if the soil is deposited far away from the place of origin, then it is called as transported soil. और आगे आपको पता ही है, the transportation of soil can be due to wind, river, ice, lake water, glacier, sea water, etc. The transportation of soil can be due to wind, river water, lake water, glacier, etc. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कुछ कुछ छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी या डिफरेंट डिफरेंट सॉइल के लिए यूज करते हैं, जान लेते हैं क्या क्या होता है। पहला हम लोग बात करते हैं एलुवियल सॉइल का। किसका बात करते हैं, एलुवियल सॉइल का। बस जानना है क्या होता है और डेफिनेशन बोल दे रहे हैं, लिख लेना है, क्योंकि सिर्फ मेरा मोटो यहाँ पे है कि इस टर्मिनोलॉजी से हम अवगत हो जाएं कि ये है क्या। तो क्या लिखा हुआ है, एलुवियल सॉइल। तो किस तरह के सॉइल को एलुवियल बोलेंगे, ये एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, हाँ या ना। एलुवियल सॉइल कैसा है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। कैसा सॉइल है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। ब्लू। एलुवियल सॉइल कैसा सॉइल है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब हम आपको बताए थे कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होता है, जो किसी एजेंट के द्वारा कहीं और ले जाकर डिपॉजिट किया गया हो। अब यहाँ पे एजेंट क्या हो सकता है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट एजेंट का बारे बताया, विंड बताया, रिवर वाटर बताया, लेक वाटर बताया। तो यहाँ पे एजेंट क्या होगा, एजेंट होगा मेरा रिवर वाटर। क्या होगा, रिवर वाटर। अगर कहीं पे सॉइल का फॉर्मेशन हुआ और रिवर वाटर के द्वारा कहीं पे ले जाकर डिपॉजिट कर दिया गया, उस तरह के सॉइल को क्या बोलते हैं हम लोग, एलुवियल सॉइल बोलते हैं। तो एलुवियल सॉइल में लिखिए, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड ड्यू टू
This type of soil is transported due to flowing river water, following नहीं, flowing river water. This type of soil is transported due to flowing river water. This type of soil is transported due to flowing river water and deposited along the banks of river and deposited along the banks of river and deposited along the banks of river. Thus it is found along the banks of river. तो क्या है एलुवियल सॉइल? जैसे गंगा नदी है, ये मेरा क्या है, गैंगेज, गंगा नदी है, निकली उत्तराखंड से, आया ना, बड़े बड़े चट्टानों से होकर गुजरती है, चट्टानों को फाइनल पार्टिकल्स में तोड़ के लाई और ये पटना का किनारा है, यहाँ लाके नदी के किनारे क्या कर दी, डिपोजिट कर दी, नदी के किनारे डिपोजिट कर दी। तो ये नदी के किनारे जो सॉइल डिपोजिट हुए हैं, इनको लाके कौन डिपोजिट किया है? यही नदी का बहता हुआ पानी, यही नदी का बहता हुआ पानी। और कहाँ मिलेंगी? नदी के किनारे। तो इस तरह के सॉइल को हम क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल। क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट है मेरा लेकुस्ट्राइन सॉइल। लेकुस्ट्राइन सॉइल। तो ये भी मेरा कैसा है? इसको मिटा देते हैं, लेकुस्ट्राइन सॉइल। नेक्स्ट वन इज लेकुस्ट्राइन सॉइल। ये भी कैसा है मेरा? एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। अब यहाँ पे एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है? यहाँ पे एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है लेक वाटर। और लेक वाटर आप लोग जानते हैं ये फ्लोइंग वाटर नहीं होता है, कैसा होता है? ये होता है स्टील वाटर। कैसा होता है? स्टील वाटर। स्थिर पानी होता है, ठहरा हुआ पानी होता है। तो कैसे होगा? मान लीजिए कोई लेक है, ठीक है, और इस लेक में सस्पेंशन के फॉर्म में क्या होगा? इस लेक में सस्पेंशन के फॉर्म में सस्पेंडेड पार्टिकल होगा और धीरे धीरे सेटल डाउन कर जाएगा और डिपोजिट हो जाएगा। तो लेक के सस्पेंशन से, लेक वाटर के सस्पेंशन से जो सॉइल डिपोजिट होता है उसको बोलते हैं लेकुस्ट्राइन सॉइल। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? इट इज डिपोजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन ऑफ फ्रेश स्टील वाटर और लेक। फ्रेश स्टील वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड लेक। इट इज डिपोजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन ऑफ फ्रेश स्टील वाटर और लेक। ठीक है। और ये जनरली होता कैसा है? नेचर कैसा होता है इसका? नेचर होता है क्लेई। कैसा होता है? क्लेई। ठीक है, कैसा नेचर होता है? क्लेई। एलुवियल सॉइल भी पढ़े थे हम लोग, उसका भी नेचर कैसा होता है? क्लेई। एलुवियल सॉइल का भी नेचर कैसा होता है? क्लेई। अभी ये क्ले क्या है, क्लेई क्या है, आगे थोड़ा देर बाद जब हम लोग सॉइल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तब वहां पता चलेगा आपको कि क्ले क्या होता है, सिल्ट क्या होता है, सैंड क्या होता है, कोबल क्या होता है, बोल्डर क्या होता है। अभी जानिए क्ले एक तरह का सॉइल होता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। अगर सॉइल पार्टिकल का साइज 2 माइक्रोन से छोटा होता है, कितना से छोटा? 2 माइक्रोन से छोटा, 2 माइक्रोन से छोटा जो सॉइल पार्टिकल होता है, मतलब बहुत फाइनर पार्टिकल्स, वेरी फाइनर पार्टिकल्स, उसको बोलते हैं क्ले। क्या बोलते हैं? क्ले। अगर सॉइल पार्टिकल का साइज 2 माइक्रोन से छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं? क्ले। और तो इस तरह से बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, क्ले होते हैं। नेक्स्ट हम लोग को जानना है मरीन सॉइल। मरीन सॉइल भी एक तरह का ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, लेकिन मरीन आप नाम से जैसे आपको पता चल रहा होगा, मरीन किसको बोलते हैं? सी को बोलते हैं, है या ना? मरीन किसको बोलते हैं? सी को बोलते हैं, मरीन सॉइल। ये भी एक तरह का कैसा है? ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। यहां पे एजेंट क्या होगा? सी वाटर, क्योंकि नाम से ही क्लियर है। तो सी वाटर में कैसा होगा? ये भी सी में सस्पेंशन के फॉर्म में होगा। सी में क्या होगा? सस्पेंशन के फॉर्म में होगा, या तो साइड पे, सी के साइड पे, या फिर सी के अंदर डिपोजिट होगा। तो क्या बोलेंगे? मरीन सॉइल। जैसे आप बीच ओच पे जाते हैं, वो भी क्या है? एक तरह का मरीन सॉइल, क्योंकि सी के सस्पेंशन से हो किनारे पे डिपोजिट हुआ है। तो बीच भी एक तरह का आप मरीन सॉइल का एग्जाम्पल हो सकता है, जो आप लोग जाते हैं खूब आराम से गोवा का बीच घूमने और जुहू का बीच घूमने। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इट इज डिपोजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन इन द सी वाटर। इट इज डिपोजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन इन द सी वाटर। आगे क्या लिख सकते हैं? आगे और इसमें कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे लिखते हैं एओलिन सॉइल। एओलिन सॉइल चौथा टाइप है,
एओलिन सॉइल का, नाम से भी क्लियर है एओलिन, आपको फील आ रहा होगा। इसका एजेंट कौन होगा ट्रांसपोर्टेशन का? एयर। कौन सा होगा? एयर। तो एओलिन सॉइल को क्या लिख सकते हैं? इट इज काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल डिपोजिटेड बाय द फ्लोइंग विंड। इट इज द काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल डिपोजिटेड बाय द फ्लोइंग विंड। बहते हुए हवा के द्वारा कहीं पे लाके डिपॉजिट किया गया, जैसे सैंड ड्यून का एग्जांपल दिए तो कैसा हो सकता है, उस तरह के सॉइल के लिए एक अलग और टर्म यूज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं एओलिन सॉइल। और ये कहां पाए जाएंगे मेनली इस तरह के सॉइल? जहां पे हवाएं तेज तेज से चलती हो, जोर जोर से चलती हो, उनके पास सफिशियंट स्ट्रेंथ हो कि अपने साथ सॉइल पार्टिकल्स को क्या करें, लेके जाएं। तो एरिड रीजन में ये तरह की सॉइल पाई जाती है, क्योंकि एरिड रीजन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, डेजर्ट वगैरह पाए जाते हैं, और वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने के कारण वहां पे लो प्रेशर बेल्ट बनता है क्या, और लो प्रेशर बेल्ट बनने के कारण जोर जोर से हवाएं चलती हैं, और हवाएं सफिशियंट स्ट्रेंथ की होती हैं, क्या करती हैं, अपने साथ सॉइल पार्टिकल को लेके जाती है और कहीं डिपॉजिट कर देती हैं। तो मेनली कहाँ मिलता है ये? फाउंड इन एरिड रीजन। ये सब छोटा मोटा बात है, सब जानना है। फाउंड इन एरिड रीजन। नेक्स्ट है आपको लोएस। लोएस ये भी क्या है? ये भी एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। कैसा सॉइल है? ट्रांसपोर्टेड। लेकिन इसका भी एजेंट कौन है? विंड। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है? ये क्या है? सिल्ट है। क्या है? सिल्ट है। लोएस इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट। लोएस इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट that is slightly cemented due to calcium compound present in it। कैल्शियम कंपाउंड मोंट मोरेलिनाइट होता है, जिसके कारण इसमें थोड़ा सा सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होता है। और ये कैसा होता है? ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सिल्ट है। मतलब सिल्ट का मतलब क्या हुआ कि आपको अगर यहाँ एक चार्ट बनाए 2 माइक्रोन 75 माइक्रोन, तो जो 75 माइक्रोन से छोटा पार्टिकल है वो है क्ले, और मेरा जो 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच में है वो है मेरा सिल्ट। तो सिल्ट होने का मतलब क्ले से थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल है, आया ना। और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन मतलब क्या कि 2 माइक्रोन से 70 माइक्रोन के बीच में 3 भी हो सकता है, 5 भी, 10 भी, 15 भी, 50 भी, कुछ भी। लेकिन यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का मतलब क्या हुआ कि एक ही, जैसे मान लीजिए 15 माइक्रोन को कंसीडर कर रहे हैं, तो सारे पार्टिकल लगभग 15 माइक्रोन के आसपास ही है। कोई 14 होगा, कोई 13 होगा, 12 होगा, लेकिन बहुत ज्यादा का वेरिएशन नहीं दिखेगा। तो ये यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड ये हो गया। तो बेसिकली मैंने डेफिनेशन बता दिया, एजेंट बता दिया। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सिल्ट है ये, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट। तो आपको यहां से 2 चीज पता चला, एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है? विंड, और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सिल्ट। आगे बढ़ते हैं। थोड़े से सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कैल्शियम कंपाउंड मोंट मोरेलिनाइट प्रेजेंट होता है, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से चिपके हुए होते हैं, इसलिए साइज भी थोड़ा बड़ा आपको दिख रहा होगा, माइक्रोन से बड़ा और 75 माइक्रोन से छोटा। अगला हम बात करते हैं कोल्यूवियल सॉइल। क्या बात करते हैं? कोल्यूवियल सॉइल। इसका दूसरा नाम भी है, इसको टालुस बोलते हैं। कोएलुवियल सॉइल, कोलुवियल सॉइल, या फिर इसका दूसरा नाम है टालुस। ये क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज टालुस, कोल्यूवियल सॉइल और टालुस। इट इज फॉर्म ड्यू टू विदरिंग ऑफ रॉक्स बाय फिजिकल फोर्सेस। अगर रॉक का विदरिंग किसके द्वारा हो रहा है? फिजिकल फोर्सेस से, और ग्रेविटेशन के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। कैसा हो रहा है? ग्रेविटेशन के द्वारा। तो उस तरह के सॉइल को हम क्या बोलेंगे? कोएलुवियल सॉइल। जैसे मान लीजिए ये मेरा कोई बड़ा पहाड़ वहाड़ है, समझ लीजिए ऐसा, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रॉक पड़े हुए हैं, इनका क्या होगा? फिजिकल फोर्सेस से विदरिंग होना चाहिए। कैसे विदरिंग होना चाहिए? फिजिकल फोर्सेस से। मतलब टेम्परेचर बढ़ने घटने के कारण, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन के कारण इनका विदरिंग हुआ, और विदरिंग होकर पार्टिकल फाइनल पार्टिकल में टूटे और नीचे आ गए अपने आप। कैसे आएंगे? नीचे आएंगे ड्यू टू ग्रेविटी। नीचे आए ग्रेविटी, और ग्रेविटी के कारण आके यहाँ पे जमा हो गए। ठीक है ना, आके जमा हो गए। और पहाड़ है, इधर से भी टूटा, आया
आके यहाँ नीचे जमा हो गया। तो बेसिकली ये क्या दिख रहा है आपको, वैली दिख रहा है ना, ये आपका पहाड़, ये नीचे वैली, ये पहाड़, तो ये आके कहाँ जमा होगा, नीचे वैली में। तो अगर रॉक्स का वेदरिंग हो रहा है, कौन सा वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, और ट्रांसपोर्टेशन किसके कारण हो रहा है, ग्रेविटेशन के कारण, तो उस तरह के सॉइल को बोलते हैं कोलिवियल सॉइल या फिर टालुस। तो यहाँ ये भी ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, लेकिन यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का एजेंट कौन हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, एजेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेविटी। एजेंट कैसा हो, कौन है, ग्रेविटी। अगर और यहाँ पे विदरिंग होना चाहिए कैसा, एक विदरिंग में भी यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है, वेदरिंग कैसा होना चाहिए, फिजिकल वेदरिंग। कैसा वेदरिंग होना चाहिए, फिजिकल वेदरिंग। अगर मेरे रॉक्स का वेदरिंग हुआ है फिजिकल और ग्रेविटी के कारण ट्रांसपोर्टेड है, वैली में आके डिपोजिट हो गया है, कहीं और डिपोजिट भी हो जाए जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली वैली में ही दिखता है। ग्रेविटेशन के कारण कहाँ से चीजें आएंगी, ऊपर से नीचे ही आएंगी, नीचे आके वैली में डिपोजिट होंगी। तो उस तरह के सॉइल को हम लोग बोलते हैं कोलिवियल सॉइल और टालुस। डेफिनेशन क्लियर है, इट इज फॉर्म ड्यू टू weathering of rocks by physical forces, it is formed due to weathering of rocks by physical forces and transported due to gravitational forces, or it is mainly found in valley, it is found in the valley of mountains, it is found in the valley of mountains। ठीक है, अगला सॉइल है लूम सॉइल, अगला सॉइल है लूम सॉइल, अगला सॉइल है लोम सॉइल। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का चक्कर नहीं है, यहाँ क्या है कि अगर सॉइल में सैंड, सिल्ट और क्ले, सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों इक्वल प्रोपोर्शंस में है, सैंड, सिल्ट और क्ले, इससे बड़ा पार्टिकल जो होगा वो सैंड होगा, सैंड और सिल्ट और क्ले अगर तीनों इक्वल प्रोपोर्शंस में है तो उस तरह के सॉइल को क्या बोलते हैं, लोम सॉइल बोलते हैं। मान लीजिए 33%, 33%, 33%, 33.33 मोर एग्जैक्ट, या इसको 34 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर सेम प्रोपोर्शंस में है सैंड, सिल्ट और क्ले, तो इस तरह के सॉइल को हम क्या बोलते हैं, लोम सॉइल। क्या बोलते हैं, लोम सॉइल। क्या बोलते हैं, लोम सॉइल। डेफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, दिस इज अ टाइप ऑफ सॉइल कंसिस्ट ऑफ सिल्ट, क्ले, सिल्ट, clay, silt, sand in equal proportions, clay, silt and sand in equal proportion। कहीं कहीं देखा गया है कि सैंड, सिल्ट तो जरूरी नहीं है कि 33, 33, 34% भी हो, 25%, 25%, 25% भी हो सकते हैं, तीनों इक्वल परसेंट, और 25% ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है, या मान लीजिए 30, 30, 30 हो सकता है, 10% ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है। तो जनरली देखा जाता है कि लोम सॉइल में सैंड, सिल्ट और क्ले तो इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं, कुछ अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, कुछ अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर भी होता है। तो इसको दूसरे तरह से इस तरह बोल सकते हैं कि दिस इज अ टाइप ऑफ सॉइल कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन इक्वल प्रोपोर्शन एंड जनरली कंसिस्ट ऑफ सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आल्सो। ठीक है, आप बैक करके फिर से डेफिनेशन सुन के लिख लीजिएगा, सारे सॉइल के डेफिनेशंस को आप लिखते चलिएगा कॉपी में। नेक्स्ट वन इज ग्लेशियल सॉइल, ग्लेशियल सॉइल, नाम से ही क्लियर है, ग्लेशियल लगा हुआ है। इट इज द सॉइल दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द फ्लोइंग आइस, क्योंकि ग्लेशियर किसको बोलते हैं, जहां आइस डिपोजिटेड है, आइस फ्लो कर रहा है, वही ग्लेशियर होता है ना। अगर फ्लोइंग आइस के कारण से अगर किसी सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उस तरह के सॉइल को क्या बोलते हैं, ग्लेशियल सॉइल। मतलब यह सॉइल भी ट्रांसपोर्टेड सॉइल है और एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ क्या है, ग्लेशियल आइस। next is peat soil, next is peat soil, peat soil, next is peat soil। जैसे आप पढ़े होंगे कोल का टाइप, एंथ्रासाइट, लिग्नाइस, बिटुमिनस और पीट। सबसे जो थर्ड क्लास का कोल होता है वो कौन सा होता है, पीट होता है, आया ना। वही थर्ड क्लास का कोल अगर फाइनल पार्टिकल में ब्रेक कर गया तो वो मेरा क्या है, पीट सॉइल है। तो बेसिकली ये किस तरह का सॉइल है, ऑर्गेनिक सॉइल है। कैसा सॉइल है, ऑर्गेनिक सॉइल है। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, इट इज हाईली ऑर्गेनिक सॉइल कंसिस्ट ऑफ इंटायरली वेजिटेटिव मैटर, it is highly organic soil that consists of
vegetative matter in different stages of decomposition, in different stages of decomposition, its color varies from dark to, its color varies from black to dark brown. In different stages its color varies from black to dark brown. मतलब ये हाईली ऑर्गेनिक सॉइल है जो किसका मिल का बना हुआ है, वेजिटेटिव मैटर से। जानते हैं कोल कैसे बनता है आप, बहुत सारे टाइम बहुत वेजिटेटिव मैटर अगर अर्थ क्रस्ट में दब जाते हैं कि हायर प्रेशर और टेम्परेचर से सब्जेक्ट हो जाते हैं तो विद द टाइम वो क्या हो जाते हैं, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली कोल क्या है, मेरा वेजिटेटिव मैटर ही है, तो ये सॉइल मेरा बना वही है, वेजिटेटिव मैटर से ही है। तो दिस इज ए हाईली ऑर्गेनिक सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेजिटेटिव मैटर। और डिकम्पोजिशन के दरमियान जो इसका कलर है वो ब्लैक से डार्क ब्राउन में चेंज होता है। अगर पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुआ है तो ब्लैक है, अगर फुल्ली डिकम्पोज हो गया है तो ये डार्क ब्राउन हो जाएगा। जैसे आप लोग अभी क्या है ना कि अभी स्वच्छता सर्वेक्षण आया है, उसमें पटना को सबसे गंदा शहर बता दिया गया है। तो पटना वाले के लिए तो पीट सॉइल जानना बहुत आसान है। कहीं भी देखिए आप बाजार समिति या कहीं भी किसी गली में चले जाइए, कचरा का अंबार लगा हुआ है और उस कचरे के अंबार से देखिएगा कि पानी टपक रहा है, काला 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 पानी टपक रहा है। कुछ दिन बहुत दिन हो जाएगा देखिएगा डार्क ब्राउन पानी भी उससे निकलने लगेगा। ये क्या है, वेजिटेटिव मैटर है ना, ये क्या है, वेजिटेटिव मैटर है। इनका डिकम्पोजिशन हो रहा है समय के साथ, जैसे जैसे डिकम्पोजिशन हो रहा है इनका ये पीट में बदलेंगे। और अगर इनिशियल स्टेज में डिकम्पोजिशन के हैं तो ब्लैक है, अगर पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएंगे तो डार्क ब्राउन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, डार्क ब्राउन हो जाएंगे। तो यही जो कचरा है, कचरा का ढेर लगा हुआ है, समय के साथ डिकम्पोज होकर जो मिट्टी में बदलता है, पीट सॉइल ही तो बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं मक सॉइल। आगे देखते हैं मक सॉइल। मक सॉइल मक सॉइल देखिए, अब सॉइल दो तरह के हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब वही जो रॉक के डिसइंटीग्रेशन के होने के कारण बने हैं, जो रॉक फाइनर पार्टिकल में ब्रेक किया है और उसके कारण जो सॉइल बने हैं मेरे कैसे हैं, इनऑर्गेनिक सॉइल है। और दूसरा अभी आपको बताया कि कचरा, आप जो घर से आपके फल फ्रूट का छिलका निकलता है या जो भी कचरा निकलता है उसको कहीं आप छोड़ दिए, डिपोजिट होकर डिकम्पोज होकर वो भी क्या बन गया, सॉइल में कन्वर्ट हो गया। तो वो किस तरह का सॉइल है, ऑर्गेनिक सॉइल है। और जो रॉक ब्रेक होकर बना वो कैसा सॉइल है, इनऑर्गेनिक सॉइल है। तो मक सॉइल क्या होता है कि जहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉइल का मिक्सचर है, आप दोनों मिला दीजिए तो जो बनता है वो क्या बनता है, मक सॉइल बनता है। तो मक सॉइल को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज द फाइन मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक सॉइल एंड ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक सॉइल। इट इज द फाइन मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक सॉइल एंड ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक सॉइल। और ये कहां मिलेगा, इट इज जनरली फाउंड इन द एरिया हैविंग, it is generally found in the area having inefficient sewage facility। इनइफिशियंट सीवेज फैसिलिटी, जहां सीवेज फैसिलिटीज नहीं है, अगर जहां पे प्रॉपर कचरा का प्रबंधन नहीं हो रहा है, वहां पे क्या कीजिए, कचरा का ढेर लगेगा, डिकम्पोज होकर क्या बनेगा सर, ऑर्गेनिक सॉइल बनेगा। और इनऑर्गेनिक सॉइल तो पहले से ही है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिल जाएंगे और मिल के समय के साथ क्या बन जाएंगे, मक सॉइल। मान लीजिए जहां पे आप डिपोजिट किए हैं वहां तो कहीं ना इनिशियली इनऑर्गेनिक सॉइल था, अब इसके ऊपर कचरा का ढेर लगा दिए, डिकम्पोज होकर क्या मिल गया, बन गया सॉइल और मिल गया इसके साथ। और मिल गया तो अब ये इनऑर्गेनिक नहीं रहा और ये ऑर्गेनिक भी नहीं रहा, तो मिल के कोई दूसरा बनेगा, तीसरा मिक्सचर हो गया ना, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों मिल के क्या बना दिया, मक सॉइल। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे है कुमुलोज सॉइल। क्या है, कुमुलोज सॉइल। अब कुमुलोज क्या होता है, जैसे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को मिला दिए तो मक बना, उसी तरह से नेक्स्ट है कुमुलोज, कुमुलोज सॉइल। अब पीट और मक को मिला देते हैं तो जो सॉइल बनता है वो क्या है, मक सॉइल, कुमुलोज सॉइल। पीट और मक को मिला दीजिए, जो सॉइल बनेगा वो क्या है मेरा, कुमुलोज सॉइल। ठीक है, तो कुमुलोज सॉइल को बोल सकते हैं इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पीट एंड मक सॉइल।